हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पर। तो जैसे आप पीछे ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 की फिजिक्स। तो मेरे हिसाब से अगर हम क्लास 12 की फिजिक्स एक बार स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक छोटा सा इंट्रो देख लेना चाहिए कि क्लास 12 की फिजिक्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। मैंने वो सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड बोलने की आदत हो गई है, व्हाइट बोर्ड पे पहले ही सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं। हम क्या करते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं ताकि हमें बेटर आइडिया लग सके कि क्लास 12 की फिजिक्स में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और हमें किस फ्लो में क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट है वो कौन सी यूनिट है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी यूनिट है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से समझ आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रो और स्टैटिक से समझ आ रहा है कि बेसिकली हम यहाँ पर किसकी स्टडी करेंगे, चार्ज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, चार्ज की स्टडी करेंगे। हमारी पहली यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली हमें इसमें यही पढ़ना है, बेसिक हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, देन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है। यह हमें पढ़ना है हमारे फर्स्ट यूनिट में विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड है वो कौन सी है हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंपल सी बात है, पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, अब हम क्या करेंगे उस चार्ज को एक कांस्टेंट रेट से नहीं कहेंगे बट हाँ चार्ज को हम फ्लो करा के देखेंगे। जब भी चार्ज फ्लो करता है तो वहां पर क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है। हमें यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज जब फ्लो कर रहा होगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी वो हम किस में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारी यूनिट नंबर 3। हमारी यूनिट नंबर 3 क्या कह रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये लीजिए, पहले हमने चार्ज पढ़ा, फिर हमने चार्ज को फ्लो कराया यानी कि करंट के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, करंट के इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के कौन से इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं किसके, करंट के। और यहां पर हम सीखेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म इन द सेंस, आपने मैग्नेट से खेला है ना, 5 रुपए वाली जो आती थी, 5 रुपए 10 रुपए वाली जो भी है, जो मैग्नेट आती थी, हम उस मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे इस वाली यूनिट में। यानी कि यूनिट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है, करंट के इफेक्ट देखने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, और किसके बारे में स्टडी करना है, मैग्नेट के बारे में स्टडी करना है। अब आते हैं अपनी अगली यूनिट में। अगली यूनिट कौन सी है हमारी, यूनिट नंबर 4। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी तक हमने शुरू में क्या पढ़ा, हमने पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, पढ़ा नहीं बट अभी यहाँ पे इंट्रो देखा ना हमने, यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखना है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराया तो करंट आ गया, करंट के बारे में स्टडी करना है। फिर करंट के इफेक्ट पढ़ने हैं, कौन से वाले, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नेट से रिलेटेड कोई फील्ड आई होगी, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, इलेक्ट्रिक चार्ज से आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, मैग्नेट मतलब मैग्नेट से आएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगी हमारी, मैग्नेट से आ जाएगी, या फिर हमारे करंट के इफेक्ट से आ जाएगी, जो हमें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम यूनिट नंबर 4 में दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बेसिकली करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन देखेंगे कैसे हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट वाला, चैप्टर 6 वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, बेसिकली जो सारी चीजें अभी तक हमने देखी इंट्रोडक्शन में, इन सबका प्रैक्टिकल केस है। अल्टरनेटिंग करंट में हमें सर्किट में प्रैक्टिकली ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। जस्ट लाइक हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो वो सारी चीजें अप्लाई कहां पर करेंगे हम, अपने अल्टरनेटिंग करंट में। देखिए यहां तक आपको क्लियर होगा सारी चीजें। फिर हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक वेव्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में हम, मैग्नेटिक वेव्स के बारे में। बेसिकली मैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़नी, सिर्फ हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर से वही चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो हमारी वेव बनेंगी,
हम उसके बारे में स्टडी करेंगे हमारी यूनिट नंबर 5 में। वेव का जो आपका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट था वो क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में आपको कराया गया था कि टाइप ऑफ वेव्स क्या होती हैं, एक्चुअली में वेव क्या होती है। वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जो कि ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ द, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी चीज उसके मीडियम में होगी बॉडी के उसको बिना डिस्टर्ब करे जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो एक पॉइंट से दूसरी जगह चले जाएगा, ये हमारी वेव होती है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है अपने चैप्टर नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 5 में। उसके बाद हमारी यूनिट आती है अगली 6 विच इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो चुके होंगे क्योंकि आपने क्लास 10th में पढ़ा था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक था जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग था आपके लिए। कैसा था? बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, मतलब अच्छा भी लगता था ऑप्टिक्स पढ़ने में। रे डायग्राम बनाने होते थे, है ना, स्केल लेके बैठते थे पेंसिल से। तो वही चीज हमें यहाँ पर कंटिन्यू करनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिक्स में हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ पर समझेंगे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में, बाद में समझेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करा गया है। अगली यूनिट है हमारी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक्चुअली हमारी जो लाइट होती है ना उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर इन द सेंस, आपको डुअल नेचर बहुत नया सा टर्म लग रहा होगा इस टाइम पे। डुअल नेचर मतलब दोगलापन। हाँ, डुअल नेचर मतलब दोगलापन। लाइट कभी बिहेव करती है पार्टिकल की तरह और लाइट कभी बिहेव करती है वेव की तरह। अब भाई एक चीज दो कैसे हो सकती है? पार्टिकल होगी या तो वेव होगी। बट हमारी लाइट जो है ना कभी कभार बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, और हमारी जो लाइट है वो कभी कभार बिहेव करती है किसकी तरह? वेव की तरह। वो नेचर लाइट का हमें कहां पर पढ़ना है? अपनी यूनिट नंबर 7 में एंड चैप्टर नंबर 11 में, विच इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब देखिएगा यहां पर हमारी अगली यूनिट है 8, यूनिट नंबर 8। इसमें हमें पार्टिकल के अंदर घुसकर किस स्टेज पे पढ़ना है? एटम एंड न्यूक्लियाई वाले स्टेज पे पढ़ना है। यानी कि अभी तो हम क्या बात कर रहे थे? बाहर से बात कर रहे थे पार्टिकल के। अब क्या देखेंगे? उसका एक एटम निकालेंगे बाहर और एटम के भी अंदर घुसेंगे न्यूक्लियाई में। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई हमें लास्ट में पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में एंड चैप्टर नंबर 13 में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है पूरी क्लास 12 का। बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है और बहुत ज्यादा आसान पार्ट होता है क्योंकि आपके केमिस्ट्री से भी ये बहुत ज्यादा लिंक करता है। लास्ट हमारी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हमें पढ़ना होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है। सो दैट्स ऑल फॉर योर क्लास 12 फिजिक्स। इतनी चीजें ही पढ़नी है हमें क्लास 12 फिजिक्स में। जो भी चीज पढ़ेंगे पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 कौन सी है हमारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सिमिलरली अगर कोई नोट कर रहा है इस चीज को तो आप पहले नोट कर लीजिए इस चीज को, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। जिसको नोट नहीं करना है वो नहीं करना, मैं एक बार उसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, जिसमें आपको ये सारा सिस्टमैटिक वे में एक पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। आई होप आप सबका हो गया होगा ये, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। क्या स्टार्ट करेंगे आप अपनी क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर? भाई जोश होना चाहिए यार, पहली क्लास है क्लास 12 फिजिक्स की और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है ना भाई। देखो मैं यही कहूंगा, देखो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपके कम से कम 6-7 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे जाएंगे ढीले ढीले। क्योंकि मैंने बताया ना हमें क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में ही पढ़ना है बार बार, या फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने पहला ही चैप्टर अच्छे से नहीं समझा तो बाकी चैप्टर में आपको थोड़ा सा ना मतलब वैसा लगेगा फीका फीका सा। तो पहले चैप्टर में पूरा जोश रखना है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम नोट्स बनाएंगे साथ बैठकर सारे के सारे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये कौन सी यूनिट के अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 1। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 का नाम क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या सर 10 बार रिपीट कर दिया, याद हो गया हमें, अच्छी बात है यार, याद रखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो मेरे को एक बात बताओ, जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं क्या आपको उसका मतलब समझ आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ आया? देखो इलेक्ट्रो से तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि देखो ये जो वर्ड है हमारा इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से। किससे लिंक हो रहा है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब ना आपने पहले कहीं ना कहीं सुना होगा स्टैटिक वर्ड। स्टैटिक वर्ड यूज कर सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए जो कि किस पर है? रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। तो स्टैटिक जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं रेस्ट वाली स्टेट को बताने के लिए। यानी कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। और कैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है? जो कि शांति से रेस्ट पर रखा हुआ है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पर है। तो ठीक है, पहले ना एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच जो है, फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रेस्ट पे रखे हुए चार्ज को पढ़ते हैं। रेस्ट पे रखे हुए चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इसमें। तो एक बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच है इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि जब भी आप चैप्टर खोलो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर हो जाए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। चार्ज के बारे में पढ़ना है जो कि कैसे रखा हुआ है? नॉर्मली रेस्ट पर रखा हुआ है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट लिखना, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is a branch of physics which deal with study of which deal with study of electric charge, which deal with study of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, फोर्स विच इज एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट। ये आपकी बेसिक से डेफिनेशन हो गई किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पर रखा होगा? हमारा रेस्ट पे रखा होगा। तो ये बेसिक मीनिंग आपको समझ आ गया यूनिट का। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। किस पे आते हैं? अपने चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर का नाम तो लिख लें एक बार, यहां लिख लेते हैं नाम चैप्टर का। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है, मुझे पता है तुम भी बोलने लग गए होगे साथ साथ, इतनी बार बोल दिया मैंने चैप्टर का नाम कि याद ही हो गया। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और किसके अंडर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर पढ़ रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर में भी क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट पे रखा होगा। वो तो हमें नाम से पता लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज तो नाम में ही है चैप्टर के। और इसमें फील्ड भी लिखा हुआ है, यानी कि किसकी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, किसी ने क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा है? कभी इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा है आपने घर में अपने? सर तार में बहता है, तार में करंट बहता है, और करंट को भी नहीं देखा तुमने। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो विजिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ विजिबल थिंग। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट अ विजिबल। एक्चुअली क्लास 12th की फिजिक्स ना सब बच्चों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हम ना इसको देखकर फील नहीं कर सकते। अब सिंपल सी बात बताओ ना, हमें चार्ज की पूरी कहानी पढ़नी है, अपने पहले 7-8 चैप्टर चार्ज के ऊपर है, और चार्ज को हम देख ही नहीं सकते। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। 11th तो बल्कि आसान थी भाई। 11th में जो चीज हम पढ़ रहे थे ना उसको हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जस्ट लाइक पेंडुलम का मोशन हो गया, उसको हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, उसे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। बट 12th का जो पहला ही चैप्टर है भाई उसमें चार्ज बता दिया। चार्ज ना तो हमने कभी देखा, भले फील कराओ भाई, झटके वगैरह लगे होंगे किसी को, झटके वगैरह, बट एक्चुअली में हमने देखा नहीं है कभी चार्ज को। और हमें उसकी ही पूरी रामकथा पढ़नी है। इन द सेंस हमें 7-8 चैप्टर चार्ज के बेसिस पे ही पढ़ने हैं। अगर चार्ज समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक्चुअली में दिक्कत यहीं पर आती है। बट हमें क्या करेंगे,
हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, चार्ज को इमेजिन करके चलना पड़ेगा। मान लो मेरे हाथ पे एक चार्ज है जिसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पहली बात तो विजिबल नहीं है। अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना है ना, तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए एक और चीज को समझना होगा, वो है मास। है, मास के बारे में क्यों समझना पड़ेगा चार्ज के लिए? कनेक्शन तो है। देखो यहाँ पर देखो, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछो कि मास क्या होता है, अरे सर क्या पूछ रहे हो, 9वीं 10वीं का क्वेश्चन, बता तो मास क्या होता है। मास की जो डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी वही पढ़ी थी भाई। देख, मास की जो डेफिनेशन बताते हैं छोटी क्लास में, वो ये बताते हैं कि मास इज समथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो मास को हम छोटे क्लास में लिखते थे, मास इज समथिंग, पूरा ही लिख देते हैं, मास इज समथिंग which occupy some space, which occupy some space। या फिर आपने ना एक और डेफिनेशन हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, एक और डेफिनेशन पढ़ रखी हो। मास को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन अ बॉडी, उसको भी क्या बोलते थे हम, मास बोलते थे। ये डेफिनेशन पढ़ते थे हम 8th 9th में। क्वांटिटी ऑफ मैटर स्टोर्ड इन आ बॉडी, ये है मास की बहुत ज्यादा पुरानी डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन थी ये पढ़ी थी हमने 8th 9th में। कहाँ पढ़ी थी? 8th एंड 9th क्लास में पढ़ी थी। अब ये देखो, ये डेफिनेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन मास की? देखो, मास की डेफिनेशन आपने क्लास 11th में ये सीखी थी। पहली चीज तो हमने मास की डेफिनेशन पढ़ी थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। मास एक ऐसी चीज है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जिसकी वजह से मान लो कोई भी बॉडी है जिसके पास मास है, अगर मैं उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करूं फोर्स लगाकर, तो जो मास की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो क्या करेगी, उस कॉज को अपोज करती है जो कि उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा हो। अरे हटाओ, सिंपल भाषा में देखो, मान ले मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, तो उसका इनर्शिया क्या करेगा, अपोज करेगा ना उसकी स्टेट को चेंज करने में। मान लो अगर उसकी स्टेट को मैं चेंज करना चाह रहा हूं, तो उसका इनर्शिया उसको अपोज करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? मास की प्रॉपर्टी थी। फिर आते हैं हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा कि मान लो अगर कोई मैसिव बॉडी है, मैसिव बॉडी इन द सेंस उसके पास कुछ ना कुछ मास है, मेरे पास ऐसी दो बॉडी है जिसके पास मास है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक मास की तो प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी मास की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर हम डेफिनेशन देखेंगे अब इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। यहां पर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो यहां पर हम वही चीज लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी of matter, it is a physical property of matter which cause which cause it to experience, which cause it to experience a force, which cause it to experience a force when placed in electric and magnetic field, इस डेफिनेशन से क्या समझ सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे मैटर की ना बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, हमने इनर्शिया देखा, हमने देखा मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस दो मास के बीच में, ऐसी बॉडीज के बीच में जिसके पास मास है, उन दोनों के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो जैसे ही हमने देखा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मैटर है, मैटर बोल लीजिए, मास बोल लीजिए, यहाँ पर कोई भी मैटर है, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टी है,
इसकी एक प्रॉपर्टी हमने इनर्शिया देखी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। अब भाई मास होगा किसी बॉडी पे तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो वो भी मास की वजह से लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो मास के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऐसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, मान लीजिए कोई भी मास है तो उसके ऊपर हम चार्ज दे सकते हैं। मतलब समझिए एक तरीके से कि कोई भी मास होगा तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, जिसकी वजह से अगर मैंने उसको किसी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, तो उस चार्ज पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लिखा है हमारे डेफिनेशन में, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसको एक एक्सपीरियंस करवाते हैं फोर्स का, कब, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन तो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे बताते हैं अभी तक, 10 तक क्यू से बताते हैं, और ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू है हमारा चार्ज, क्यू है हमारा चार्ज, करंट, आई हमारा क्या हो गया, हमारा करंट हो गया, आई क्या हो गया मेरा, करंट हो गया, और टी क्या है मेरा, टाइम। यानी कि कितना करंट बह रहा है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल टाइम से तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो चार्ज होता है इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट लिखूं, चार्ज के ऐसा यूनिट होती है कूलम। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है, जिसका सिंबल होता है सी। और 1 कूलम जो होता है ना, अगर मैं 1 कूलम की आपको वैल्यू बताऊं तो 1 कूलम की वैल्यू होती है 1 एम्पियर सेकंड। कितनी होती है 1 कूलम की वैल्यू, 1 एम्पियर सेकंड। तो ये सारी चीजें आप चार्ज के बारे में नोट कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, जस्ट एक रिकैप हो गया आपका कि Q बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। आप ये सब नोट करिए एक बार जल्दी से। चलिए बढ़े आगे, आप सबने कर लिया होगा नोट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, मैं मिटा रहा हूं इस चीज को, आप पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, अब आपने चार्ज के बारे में समझ लिया, तो चार्ज तो आपको समझ आ गया, चार्ज का फॉर्मूला भी आपने देख लिया, चार्ज के ऐसा यूनिट भी आपने देख ली। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। क्या सीखेंगे अब हम यहाँ पर, टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में सीखेंगे। कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं, मार्केट में कितने प्रकार के चार्जेस हैं। तो यहां पर आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ चार्जेस। क्या हेडिंग डालेंगे आप, टाइप ऑफ चार्जेस। अब देखिए टाइप ऑफ चार्जेस ना, देखो सीधा सीधा बता सकता हूं मैं कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, बट हम सीधा नहीं पढ़ेंगे। हम पहले क्या पढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल एटम ले लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, चार्ज को प्रोड्यूस कराएंगे कि चार्ज एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ कैसे। किसी ने तो करा होगा ना चार्ज प्रोड्यूस, भाई चार्ज बना कैसे, चार्ज का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किसी भी बॉडी को हम चार्ज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो प्रोसेस देख लेते हैं, किसी बॉडी को किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो हम ये पूरा एग्जांपल देखेंगे एक एटम के बेसिस पे। सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, यहां पर बनाते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। सब साथ साथ बनाएंगे ये। मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है। अच्छा, कोई भी चीज न्यूट्रल कब होती है, जब उस पर नेट चार्ज कितना हो, जीरो हो। नेट चार्ज कितना हो, उस पर जीरो हो। जो भी न्यूट्रल एटम होगा उस पर नेट चार्ज जीरो होगा। और एटम के पास होता क्या क्या है भाई, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूट्रल, प्रोटॉन पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होगा नेगेटिव चार्ज। अगर किसी एटम को न्यूट्रल होना है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होने चाहिए। क्लास 11 की बेसिक सी केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी न्यूट्रल एटम होगा हमारा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब एटम बना लेते हैं, बहुत बात हो गई। मान लीजिए मैंने उसकी आउटर शेल बना दी इस तरीके से, ये मैंने बना दी उसकी इनर शेल, और अंदर बना देते हैं न्यूक्लियस। मान लीजिए बीच वाला क्या है, इसका न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट शेल में पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बना रहे रैंडमली। यहाँ पर हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, यहाँ पर भी हमने एक और इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये सारे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने बना दिया न्यूट्रल एटम। मैं इसका मास को अज्यूम कर लेता हूँ कि न्यूट्रल एटम का जो मैंने मास लिया है उसको मैंने लेट से मान लिया m। क्या मान लिया मैंने उसको, m मान लिया। अब देखिए हम किसी न्यूट्रल एटम को चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने बोला अगर चार्ज क्रिएट करना है तो ये जो रेशो है ना हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें इसको छेड़ना पड़ेगा थोड़ा। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें नेगेटिव चार्ज लाना है बॉडी पे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि ये तो सेम नहीं रह सकते। अब सिंपल सी बात है, या तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर दें, बाहर से लाए उस पर रख दें, या फिर इसके प्रोटॉन हटा दें तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा डेफिनेटली, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, हम मूव किसको कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे या प्रोटॉन को मूव करवाएंगे। यहाँ पर प्रोटॉन को मूव नहीं कराएंगे। क्यों, देखो दो रीजन है। पहली बात तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास में कंपेयर करूं तो प्रोटॉन का मास जो होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का मास, तो हमें उठा के लेके जाना पड़ेगा। सॉरी, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसको ना आसानी से मूव करवाना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसको आसानी से मूव हम करा सकते हैं। अब सेकेंड रीजन देखना, भाई साहब ये जो प्रोटॉन है ये एकदम न्यूक्लियस के अंदर है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एक्चुअली जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू टोटल एटम। तो पहली बात तो वहां घुसना, प्रोटॉन को वहां से निकालना फिर ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बाहर बैठा है बाहर वाली शेल में, इसको यहीं से उठाओ और ट्रांसफर कर दो। तो एक्चुअली अगर हमें चार्ज क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक एटम बना लिया, ये सेम ही एटम है। मैंने क्या कर दिया, ये दूसरा एटम मान लो, या सेम ही एटम पे मानते हैं, इसी पे चार्ज क्रिएट करेंगे। तो ये सेम एटम है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी खराब हो सकती है, देख लीजिएगा, थोड़ा समझ आना चाहिए। ड्राइंग तो बना चुके तुम 10वीं तक, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मान लो मेरे पास न्यूट्रल एटम था। मैंने क्या करा, इस न्यूट्रल एटम को बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर आया और इसको दे दिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सम इलेक्ट्रॉन गिवन। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम, सम इलेक्ट्रॉन गिवन। अगर मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेट सपोज इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से दिख रहे थे हमें चमकते हुए, 1 2 3 4। मैंने इस वाली शेल में लाकर भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मान लीजिए। अब पहले कितने थे, 4 थे, ठीक है। मान लीजिए 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए और 4 प्रोटॉन कर दिए, तो किसका रेशो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का रेशो बढ़ गया। तो ये जो बॉडी है हमारी इस साइड वाली, राइट साइड वाली, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं एक बार विजिबल है या नहीं कैमरे में। हाँ जी, थोड़ा सा कट रहा है, एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट। इसको थोड़ा छोटा करके हम यहां पर कर लेंगे, 1 मिनट। यहां पर देखना, मान लीजिए यहां पर मैंने कोई एटम बनाया। यहां पर क्या बनाया, मैंने कोई एटम बनाया, ठीक है। मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बैठे हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे यहाँ पर। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे दिए, सम इलेक्ट्रॉन गिवन। आपने तो नहीं मिटाया ना भाई, सब सेम ही है, सेम सम इलेक्ट्रॉन गिवन टू द बॉडी। इस बॉडी को मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। नंबर छी गंदी राइटिंग, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इस बॉडी के लिए हम यहाँ पर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है। क्या हो चुकी है यहाँ पर, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सब लिखेंगे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो ये बॉडी न्यूट्रल रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इस बॉडी पे चार्ज कैसा आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। चार्ज कैसा आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसका जो मास होगा ना, इस बॉडी का जो मास होगा, इसको अज्यूम कर लेता हूं मैं कुछ m1 डैश।
क्या मान लिया मैंने इसकी बॉडी के मास को m1 डैश मान लिया। ये तो हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज हमने किस तरीके से क्रिएट करा। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हमें क्रिएट करना है तो हम इलेक्ट्रॉन को देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वहां से? डेफिनेटली निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कम करने हैं ना भाई। तो देखो इस तरफ देखते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, सम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, सम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, सम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दोबारा ऐसी एटम बना लिया, ये बीच का इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा ऐसे होता जा रहा है, चपटा सा ही है, कोई बात नहीं, जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पर, आप समझ जाइए, बस समझने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन को फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छेड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? क्या ज्यादा होंगे? डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दिमाग वाली बात है ना भाई, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? एफिशिएंसी मतलब ज्यादा हो जाना उसका, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ज्यादा को, और कम को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है कोई बॉडी, तो ये क्या है, बॉडी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहां पर भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर प्रोटॉन ज्यादा होंगे डेफिनेटली। तो इस बॉडी पे अब चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और लेट सपोज इसका जो मास है, मैंने इसके मास को मान लिया m2 डैश। क्या मान लिया इसके मास को मैंने, m2 डैश मान लिया। अब मैंने माना था कि न्यूट्रल बॉडी का मास कुछ m है, अगर यहां पर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए राइट साइड में तो उसका मास कितना हो गया, m1 डैश हो गया। मैंने माना कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ज्यादा कम है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बट कुछ ना कुछ मास तो है ना। अगर मैं इन तीनों के मास को कंपेयर कराने जाऊं, इन तीनों के मास को अगर मैं यहां पर कंपेयर कराने जाऊं, कंपेयरिंग मास, कंपेयरिंग मास, अगर मैं इन तीनों के मास को कंपेयर कराऊं तो मेरे को एक बात बता, सबसे ज्यादा मास किसका होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर दोनों मिला दे सबसे ज्यादा किस पे है, इस वाली बॉडी के पास है। और सबसे कम किस में है, इस वाली बॉडी के पास है, क्योंकि इसके पास तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फिक्स थे। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, यानी कि टोटल बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहाँ पर यहाँ कम हो गया यहाँ पर मास। तो m2 मास जो होगा ना, m2 डैश, वो सबसे कम होगा। m2 डैश से ज्यादा कौन होगा, m मास होगा। और सबसे ज्यादा कौन सा मास होगा हमारा, m1 डैश। यानी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी मास। एंड न्यूट्रल बॉडी मास क्या होता है, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मास। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी, आप इस चीज को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। आप सबने कर लिया होगा नोट, ये बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डन, ओके, पढ़ते हैं आगे। हमने टाइप ऑफ चार्जेस देख लिया, शुरू में हमने चार्ज समझा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आज हम इसी वीडियोस में देखने वाले हैं, तो साथ साथ लिखते रहिए आप सारे नोट्स। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप सब लोग हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़नी है तो पहली प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं ना, कि भाई चार्ज 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का मत बोल देना, पिटोगे भी बहुत ज्यादा। न्यूट्रल कोई टाइप नहीं होता, चार्ज सिर्फ 2 टाइप का है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पर लिखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। 2 टाइप का चार्ज है भाई मार्केट में, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। एक कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, और एक कैसा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। एक कैसा है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा मेरे को इतना बता दो, जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये किसकी वजह से आया था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से या एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से? इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारा आया है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से आया हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया है? ड्यू टू एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा सिंपल सी है। देखो मैं तुम्हें लिविंग एग्जांपल से बताता हूँ। एक बात बता, लड़का लड़का आपस में अट्रैक्ट करेगा या फिर लड़का और लड़की? मतलब बेकार सा एग्जांपल है बट फिर भी मान लो। अभी सिंपल सी बात है, अगर इन दो केस दिया आपको, आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है, और आप हो, आपका फ्रेंड है और उस फ्रेंड की एक लड़की फ्रेंड है, तो आप किससे अट्रैक्ट करोगे? अपने फ्रेंड से या फिर उससे? सिंपल सी बात है भाई, लड़का लड़की से अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली चार्ज के केसेस में जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे लड़का लड़का आपस में रिपेल कर रहे थे, ऐसे सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, एंड dissimilar charges and dissimilar charges attracts, and dissimilar charges attracts। आजकल तो जमाना खराब है भाई, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहला वाला एग्जांपल को बेकार बोला था मैंने। मैं नहीं मानता भाई, कुछ भी हो रहा है आजकल, ठीक है। तो चार्ज के केसेस में तो भाई यही रहेगा, सिमिलर वाले क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और हमारे डिसिमिलर वाले क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिमिलर चार्जेस कौन कौन से हमारे? प्लस और प्लस, या फिर हम बात कर सकते हैं नेगेटिव या फिर नेगेटिव की। अगर ऐसे दो चार्जेस को मैं पास लाऊंगा तो एक दूसरे को धक्का देंगे और रिपेल करेंगे, और अगर मैं डिसिमिलर चार्जेस यानी कि प्लस और नेगेटिव को साथ रख दिया तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ चुकी है हमें चार्ज की। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, जिसका नाम होता है क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को ना हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप याद रखना चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है चार्ज का। एक फॉर्मूला तो आपको बता दिया मैंने, चार्ज इक्वल्स टू में करंट इनटू टाइम, आईटी वाला फॉर्मूला, Q बराबर आईटी वाला। एक फॉर्मूला यहाँ पर आप देखना, चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। अब आप बोलोगे सर N क्या है और E क्या है? N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, सुनते आ रहे हो, कितना होता है ये नहीं पता होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आती है, इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बेसिकली मैंने बोला आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से करोगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा तो आप n की वैल्यू कितनी लिखोगे? 1 लिखोगे, और एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कितना नेगेटिव चार्ज आएगा उस बॉडी पे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली चार्ज निकाल सकते हैं। आई होप ये तीन प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आ गई होंगी। आप ये तीन प्रॉपर्टी नोट करो, देन बाकी की मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लिख रहा हूं। डन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी चार्ज की। क्या पढ़ेंगे अब हम? फोर्थ प्रॉपर्टी। पहले हमने कौन सी पढ़ी प्रॉपर्टी? हमने टाइप ऑफ चार्जेस देखे कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज आता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्वांटाइजेशन, इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर Ne। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी जो है इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको हम? एडिटिव प्रॉपर्टी। इस एडिटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये जो हमारी चार्ज है, ये जो हमारा चार्ज है, ये क्या है? स्केलर टर्म है, यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मान लीजिए ये पूरी कोई ऐसी रैंडम शेप बॉडी रखी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है। मान लीजिए कोई ए पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है +5 कूलम। यहाँ पर कोई बी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है मान लीजिए -4
कूलम, और यहाँ पर कोई सी पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज मैंने बोल दिया -3 कूलम। तो देखो चार्ज तो स्केलर है, अगर मेरे को पूरी बॉडी पे नेट चार्ज पता करना है, क्या पता करना है, पूरी बॉडी पर नेट चार्ज पता करना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, इनका एडिशन कर सकता हूं, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेट चार्ज निकालूं इस बॉडी का, तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करूंगा, यहां पर लिखूंगा +5, यहां पर लिखूंगा -4, और इसका लिखूंगा यहां पर मैं -3, तो यहां से हमें नेट चार्ज कितना मिल जाएगा, -2 कूलम मिल जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, किसकी, चार्ज की। अब हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में चार्ज के हमें ये पढ़ना है कि जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड, सब लिखेंगे यहां पर, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है हमारा, कंजर्व्ड होता है। सर कंजर्व्ड का मतलब क्या है, ये बता दो। बाकी चीजों में तो पढ़ लिया, एनर्जी कंजर्व होती है, ये सब समझ आ गया था हमें, चार्ज कैसे कंजर्व रह सकता है भाई, वो तो हम भेज रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज रहे हैं, कंजर्व कैसे है। कंजर्व का मतलब यहां पर ये है कि अगर चार्ज को हम कंजर्व बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरे हाथ पे कोई चार्ज रखा है, मैं भी रेस्ट में हूं और मेरे पास मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज मेरे हाथ पे रखा है, अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 5 कूलम। अगर मैं इस चार्ज को लेकर बहुत तेजी से भागने लग जाऊं, इधर से उधर बहुत तेजी से क्या करूं, भागने लग जाऊं, यानी कि मैं मोशन में आ जाऊं। जब ये चार्ज रेस्ट पे था तो इसकी वैल्यू 5 कूलम पे थी, जब ये चार्ज मेरे साथ मोशन में आया तब भी इसकी वैल्यू कितनी ही रहेगी, 5 कूलम ही रहेगी। इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज इज कंजर्व्ड के नीचे आप लिखना चार्ज एट रेस्ट, क्या लिखेंगे इसके नीचे हम, चार्ज एट रेस्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, चार्ज इन मोशन के, किसके इक्विवेलेंट होगा, चार्ज इन मोशन से। चलो मैं तो बहुत धीमे भाग रहा था, अगर मैं इसको लाइट के स्पीड से ही भगा दूं ना चार्ज को, तो बेसिकली चार्ज तो सेम ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे रखा है तब भी 5 कूलम रहेगा, अगर लाइट की स्पीड से चार्ज चलने लग जाए, मतलब जिस भी बॉडी पे बैठा होगा वो चलने लग जाए लाइट की स्पीड से, तब भी चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 कूलम ही रहेगी, मतलब सेम रहेगी। ठीक है, तो आज हम इतनी ही प्रॉपर्टी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो के एंड में, जिससे आपको क्लास 12 के पहले 8 चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएंगे। यही था बोनस पॉइंट, इसलिए आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, क्लास तक बने हैं वीडियो में, आप लोग पढ़ रहे हैं इतनी मेहनत से, तो वो बोनस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप इस चीज को नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, डन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो में, बट जो बोनस पॉइंट है वो यहां पर देखना, ध्यान देना। मैंने क्या बोला था, हमें शुरू में क्या पढ़ना था, पूरी क्लास 12 फिजिक्स जब मैं बता रहा था आपको, हमें पहले पढ़ना था चार्ज, फिर हमने चार्ज को फ्लो कराया, तब करंट आया, फिर करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन पढ़ना था हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फिर ईएम वेव पढ़नी थी, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनी थी, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि हम चार्ज को ही पढ़ रहे हैं 8 चैप्टर तक, बट चार्ज इतनी सारी चीजें कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई चार्ज कब कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगा। एक चीज तो मैंने आपको बता दी, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ऐसे हम देखेंगे जब हम चार्ज को किसी यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से चलाने लग जाए, मान ली ये चार्ज है भी रेस्ट पे रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं इसी चार्ज को v वेलोसिटी से चलाने लग जाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, सॉरी क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। और अगर मैं इस चार्ज को उठाकर बहुत तेजी से फेंक दूं, यानी कि एक्सेलरेट करवा दूं, क्या करवा दूं, इसको एक्सेलरेट करवा दूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसी चीज से हमें सारा प्रिंसिपल ध्यान रखना है, इसी चीज को कनेक्ट करके हम फिजिक्स के 8 चैप्टर अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे चार्ज एंड फील्ड, हेडिंग डालेंगे चार्ज एंड फील्ड, क्योंकि चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे, चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाएगी, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज की स्टेट पर हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड देखेंगे, कौन कौन सी फील्ड बनती है।
तो आप इधर लिखेंगे, आप इधर लिखना चार्ज की स्टेट, इधर क्या लिखना, आप चार्ज की स्टेट लिखना, ठीक है। और इधर आप लिखना इस साइड फील्ड, इस साइड आप क्या लिखना, फील्ड लिखना, ठीक है। पहली फील्ड हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक लिख लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लो, एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहली फील्ड हो गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दूसरी कौन सी फील्ड हो गई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी हो गई दूसरी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और तीसरी चीज जो है हमारी, देखिए देखता हूं एक बार आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कैमरा देख ले दो मेरे को, हाँ जी आ जाएगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड आ गई और इधर लास्ट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे लास्ट में हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। आप खुला खुला लिखना अपनी कॉपी में, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। तो तीन तरीके की हमने फील्ड देखी। अब हम देखेंगे चार्ज की अलग अलग स्टेट। अगर मेरा चार्ज सबसे पहले मान लीजिए रेस्ट में रखा है, कहां पर रखा है हमारा चार्ज, रेस्ट में रखा है। दूसरा हम देखेंगे जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, किससे चल रहा होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। और तीसरा हम देखेंगे जब हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा हमारा चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट कर रहा होगा। मैंने आपको एक चीज तो बताई दी कि मान लीजिए अगर हमारा चार्ज जो है, छी 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 क्या कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं ऐसे रहने देते हैं। आप अपनी कॉपी में कॉलम बना लेना, डिवीजन बना लेना, ताकि अच्छा लगे देखने में वो। मान लीजिए हमारा चार्ज अभी रेस्ट पे है, तो वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब मैं अपने चार्ज को किसी यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से चलाने लगूंगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी कर रहा था, अब भी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, साथ साथ क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। बट स्टिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, जब मैं चार्ज को अपने एक्सेलरेट कराऊंगा, क्या कराऊंगा, चार्ज को अपने एक्सेलरेट कराऊंगा, तीरी से फेंक के मारूंगा, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा था पहले भी, वो अब भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी करेगा। एक्सेलरेट जब करता है ना चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सोचने वाली बात है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कब तक नहीं आ सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है। तो जब चार्ज हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, दोनों फील्ड प्रोड्यूस हो गई, पर जब हमने चार्ज को एक्सेलरेट कराया, तो दोनों मिलाकर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलाकर एक नई फील्ड बन गई, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज एंड चार्ज कैसे रोल प्ले करता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को बनाने में। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको चार्ज अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यही हमारा बेसिक है फिजिक्स के पहले 7-8 चैप्टर का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बता देता हूं। नेक्स्ट वीडियो को जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो यहाँ पर रहने वाला है मेथड ऑफ चार्जिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो अगला जो लेक्चर रहने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।